ओके, सिलेबस में चलिए। बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर डन, इक्वेशन ऑफ मोशन डन, इफेक्टिव मास इन सेमीकंडक्टर्स डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो ये रहा हमारा किटल में ही है, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम वी वांट द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक करियर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ द बैंड गैप। हमें कुल मिला के सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करने हैं, और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करने हैं। ठीक है। सो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला अगर आप लोगों ने देखा हो तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है 1/एक्सपोनेंशियल, और हमारे पास यहाँ होता है एप्साइलन माइनस म्यू अपॉन के टी एंड +1। अगर इसमें एप्सिलॉन माइनस म्यू इज वेरी वेरी लार्जर देन के टी, सो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। सो उस कंडीशन में 1 को अपन अवॉइड कर देंगे, और ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। सो हमें मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर नेगेटिव होगी तो एप्सिलॉन माइनस म्यू जो है वो क्या बन जाएगा, म्यू माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। सो इस कंडीशन में फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफ ई लिया है, नियरली इक्वल टू म्यू माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। ठीक है। अब हमारे पास में फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एफ होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। नाउ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर ईसी इज द एनर्जी एट द कंडक्शन बैंड एज। सपोज हमारा कंडक्शन बैंड ये है, कंडक्शन बैंड का एज यहाँ पे है, यहाँ तक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की ईसी, तो उसके पास ईसी तो है ही है। अब इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इतना ऊपर बैठा हुआ है, तो उस ईसी के अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। सो ईसी में उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाती है। सो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज इन द कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 36। ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ गया। नाउ एम इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिए एम अपन इफेक्टिव मास ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 6.20। ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला है, जिसका डेरिवेशन मैं भी नहीं करवा रही हूँ। द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एप्सिलॉन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 37। सो इसका डेरिवेशन आप किटल के अंदर 6 चैप्टर में देख लेना। 6.20 जो रिलेशन है वहां पे मेरे को टाइम मिला तो मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ये वाला डेरिवेशन भी करवा दूंगी। ठीक है। अभी अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज 1/2 पाई स्क्वायर 2 me ओवर h क्रॉस स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एप्सिलॉन माइनस ईसी की पावर 1/2। ठीक है। ये हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में पता है कि क्या बताता है, जो स्टेट्स हमारे पास फुलफिल्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं हमारे पास में, वो बताता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ऑर्बिटल्स, मतलब खाली ऑर्बिटल्स मेरे पास 5 है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उनके अंदर है 60%, तो हमारे पास जितने अवेलेबल बॉक्सेस होते हैं उनको प्रोबेबिलिटी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है। ये जनरल फॉर्मूला होता है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जितनी भी है उसको जब हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या ऑक्यूपाइड होने की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपके पास जो है वो सिर्फ नंबर बताता है स्टेट्स का, कि कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, लेकिन उन स्टेट्स में भरी हुई भी हो सकती है और खाली भी हो सकती है। तो देखो सपोज अपन अपने पास ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, करेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 में नहीं है। तो जो यहाँ पर कैपिटल डी है ये सिर्फ आपको इन स्टेट्स का नंबर बताएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एनर्जी रेंज, स्टेट्स का नंबर बताएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एफ क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो जैसे ही एफ इससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। इसलिए हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है डीई का एक्सप्रेशन और एफई का एक्सप्रेशन, उसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने ये डीई जो है ये मल्टीप्लाई कर दिया हमारे एक्सप्रेशन से, करेक्ट। थोड़ा सा रीअरेंज भी किया है, यहाँ पे हमारे पास डीई जो था वो ये था, करेक्ट। तो ये वाला टर्म लिखा है, और एफ ई के अंदर देखो हमारे पास में क्या था, ये है। सो इसमें एक्सपोनेंशियल म्यू अपॉन के टी को अलग लिखा है, माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी को अलग से लिखा है। सो कंफ्यूज मत होना, ये म्यू बाई के टी अलग से लिखा है और माइनस एप्सिलॉन बाई के टी अलग से लिखा है, क्योंकि
जो हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा था वो इंटीग्रेशन हमारे पास में एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में है। सो जो टर्म एप्सिलॉन को कंटेन कर रहे हैं उन्हें इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें इंटीग्रेशन के बाहर रखना था। सो बाहर रख दिया। अब इसकी लिमिट डिसाइड करो। लिमिट हमारे पास इसकी कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि वैसे तो इसकी लिमिट होती है 0 टू इन्फानाइट, हम 0 टू इन्फानाइट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कंडक्शन बैंड जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, ईसी से हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो लिमिट जाएगी ईसी से लेके इन्फिनिटी तक, इसलिए ईसी से लेके इन्फानाइट तक हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, विच इंटीग्रेट्स टू गिव। हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इतना काम हो गया। अब आते हैं होल के बारे में। होल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सपोज करो एफ एच है। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि एफ जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है होल वहीं पर बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एफ ही है, तो होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 - होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो एफ एच कितना होगा 1 - तो ये लिखा 1 माइनस, और ये लिखा एफ ई का एक्सप्रेशन। अब इसमें एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक बार, है ना। सो एफ एच की वैल्यू आ रही है 1 - 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन - डिवाइडेड बाय के टी प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन - डिवाइडेड बाय के टी प्लस 1। सो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन - डिवाइडेड बाय के टी प्लस 1 -1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास में कंडीशन हमने लगानी है, ये चीज तो हमारे पास में आ गई। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस बार देखो क्या लिया है, इस बार हमारे पास में म्यू माइनस एप्साइल, अभी यार रुको, सो यहाँ पर देखो एफ एच हो जाएगा 1 - एफ ओ फी। एलसीएम लिया तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला टर्म मिलेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये दो टर्म मिलेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के नीचे लेके आएंगे, इसके भी नीचे जाएगा और 1 के भी नीचे जाएगा। सो जब इसके नीचे जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा हमें, और जब 1 के नीचे आएगा तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। फिर ये 1 के ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, नीचे एप्सिलॉन माइनस म्यू है, ऊपर म्यू माइनस एप्सिलॉन आएगा। ठीक है। अब इस बार अगर अपन म्यू माइनस एप्सिलॉन को केटी से बहुत बड़ा माने, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में 1 को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और ये इतना पार्ट हमें मिल जाएगा। तो इस पार्ट को वापस ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से हमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और हमें ये वाला टर्म मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन माइनस म्यू, और ये हमें मिल रहा है एफ एच, लेकिन प्रोवाइडेड म्यू माइनस एप्सिलॉन इस बार ज्यादा होना चाहिए। सो ये रहा हमारे पास म्यू माइनस एप्सिलॉन। अगर ये केटी से बहुत ज्यादा बड़ा है तो एफ एच का एक्सप्रेशन ये आएगा। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया है। तो जैसे हमने डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी थी, वैसे ही डेंसिटी ऑफ होल का फॉर्मूला ये होता है, करेक्ट। यहाँ पर ई वी जो होती है वो वैलेंस बैंड एज पे एनर्जी होती है, और नंबर ऑफ होल को भी वैसे ही निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करने से हमें ये मिलेगा। नाउ हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और नंबर ऑफ होल आ चुके हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 42 का जो रिजल्ट है, एक तो वो देख लो। 42 को किससे मल्टीप्लाई करना है बता देती हूँ। 42 को मल्टीप्लाई करना है अपन को, कहाँ पर मिला था, ये 39 से। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, 39 मल्टीप्लाई बाय 42। तो लेफ्ट हैंड साइड में एन और पी आ जाएगा, राइट हैंड साइड में अब वो मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लेना, इजी है, ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 43 आ जाएगा। सो ये हमारे पास में कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन और होल की हो जाएगी। एनर्जी गैप जो है, हाँ ध्यान रहे आपके पास में जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ईसी है और ऊपर जो आएगा उसमें ईवी आएगा, तो ईवी माइनस ईसी का एक टर्म आएगा, तो जहां पर ईसी माइनस ईवी का टर्म आए उसे ईजी लिख देना। ईजी बैंड गैप होता है, क्योंकि वो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस होता है वही ईजी होता है, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन। इसके अलावा हमें क्या करना है, मैं एक बार देख लेती हूँ इसके अलावा। ये डायग्राम तो मैं समझा ही दूंगी आपको। यस, हमें थोड़ा बहुत इसका आगे भी पार्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए,
ये न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है. नाउ we have nowhere assumed in the derivation then that the material is intrinsic. हमें intrinsic की निकालनी है. तो the result holds for impurity ionization as well. impurity अगर डाल देते हैं तो extrinsic semiconductor बन जाता है. तो now the only assumption made is that the distance of Fermi level from the edge of both bands is large in comparison with KT. कह रहा है कि mu minus epsilon को और epsilon minus mu को आपने KT से बहुत ज्यादा माना था. Anyways, a simple argument shows why the product NP is constant at a given temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी आता है. एक आर्ग्यूमेंट होता है कि एनपी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा किसी भी टेम्परेचर पे वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा. नो, सो सपोज दैट द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, सपोज दैट द इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रॉन एंड होल की जो पॉपुलेशन होती है वो मेंटेन की जाती है बाय ब्लैक बॉडी फोटोन रेडिएशन एट टेम्परेचर टी. इलेक्ट्रॉन और होल की पॉपुलेशन मेंटेन कर रहे हैं अपन ब्लैक बॉडी. ये इसका मतलब बाद में समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, इम्प्योरिटी की वजह से नहीं होता है. इसलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है. तो द फोटोन्स जनरेट, फोटोन का मतलब है कि टेम्परेचर आया, टेम्परेचर के अंदर मतलब टेम्परेचर अगर रेस किया तो बेसिकली एनर्जी मिली. एनर्जी के अंदर क्या है, फोटोन है. और वो फोटोन कौन अब्सॉर्ब करेगा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठा है उसने उस फोटोन को अब्सॉर्ब किया और वो ऊपर चला गया. तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन चला गया, नीचे क्या बन गया, होल बन गया. सो द फोटोन जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एट सम रेट एटी. तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेट होने की रेट ऑफ जनरेशन कितनी है, 80. while BTNP is the rate of the recombination reaction E plus H is equals to photon. यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि फोटोन जो आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, सो इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जॉर्व करके ऊपर जा रहा है और नीचे होल बन रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर क्रिएट होते जा रहे हैं. क्रिएट होने की रेट को हम बोल रहे हैं 80. लेकिन साथ साथ में वापस कुछ इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होके न्यूट्रल बन जा रहे हैं, फोटोन बन जा रहे हैं. तो वो जो रेट है वो आपके पास है रेट, उस रेट को मान रहे हैं हम BTNP. सो वो रेट हमारे पास ये हो जाएगी. करेक्ट. तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक्चुअल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होल होगा वो होगा क्या. सो कोई चीज क्रिएट हो रही है इस रेट से और कोई चीज मतलब बढ़ रही है इस ए रेट से और घट रही है बी रेट से. तो क्रिएट होने या बनने वाली रेट को पॉजिटिव लेते हैं और डीके होने वाली रेट को नेगेटिव से लेते हैं. तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में क्रिएट होने वाली रेट को रिप्रेजेंट करेगा. देखो, ए क्रिएट होने की रेट है, बी डिस्ट्रॉय होने की रेट है. तो ओवरऑल क्रिएट होने की रेट क्या होगी, ए माइनस बी होगी. सो ए माइनस बी, मैं बताऊंगी अभी एनपी से क्यों मल्टीप्लाई किया है. सो हमारे पास ए माइनस बी जो है वो क्रिएट होने की रेट हो गई. अब ये जो क्रिएशन हो रहा है ये क्रिएशन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का हो रहा है, इसलिए इसे ही हम dn बाई dt बोलेंगे और इसे ही हम dp बाई dt बोलेंगे, क्योंकि टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन एंड टाइम के साथ होल का क्रिएशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो रेट है, रेट होने की वजह से हमें टाइम का डिवाइड करना पड़ा था, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं. किसी भी चीज की रेट लेते हैं तो पर यूनिट टाइम की बात करते हैं. इक्विलिब्रियम में हमारे पास में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक्चुअली इक्विलिब्रियम में हमारे पास में क्या होता है, ना तो संख्या बढ़ती है ना संख्या घटती है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ होल भी जीरो हो जाएगा. उस कंडीशन में ए माइनस बी टी एनपी आपके पास जीरो आ जाएगा और एनपी की जो वैल्यू है वो ए बाई बी आ जाएगी. हमारे पास में ए बाई बी आ जाएगी. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो बी है उसको एनपी से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो उसका मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको. देखो, जब भी कोई फोटोन आएगा, सो इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को अब्सॉर्ब करके और होल ऊपर चला जाएगा और नीचे होल बन जाएगा. सो क्रिएट होने की रेट जो है वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है. लेकिन डिस्ट्रॉय होने का मतलब है रिकम्बाइन होना. इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन तो तब होंगे ना जब पहले इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, और पहले इलेक्ट्रॉन और होल बनने का मतलब है उनकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, और ऑलरेडी उनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, एनपी थी. तो एनपी का कितना फ्रैक्शन रिकम्बाइन हो रहा है, वो फ्रैक्शन है बी.
इसलिए बी को हमने यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई किया है, ऑलरेडी कंसंट्रेशन से, जबकि क्रिएट होने वाली जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन रिकम्बाइन होने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि वहां पे कितने होल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कितने पेयर्स है वहां पे। सो बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर ए बाई बी आ रहा है, करेक्ट, ए बाई बी आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ए बाई बी कांस्टेंट मिलेगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ सुटेबल इम्प्योरिटी टू इंक्रीज एन से मस्ट डिक्रीज पी, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपके पास एन और पी का प्रोडक्ट जो आया है किसी टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट आ गया है, तो अगर आपने इम्प्योरिटी मिला के अगर किसी कारण से एन को इंक्रीज कर दिया, तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए तो उसी मात्रा में होल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। यही लाइन यहाँ पे लिखी जा रही है, अगर स्मॉल पोर्शन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी से इंक्रीज होता है एन, तो वो पी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन रिड्यूस द टोटल करियर कंसंट्रेशन एन प्लस पी इन एन इम्प्योर क्रिस्टल, इम्प्योर क्रिस्टल में हम इनकी ऑब्वियसली कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, और ये कंपनसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर होल्स इक्वल होते हैं, हमेशा बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्यों, ये आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात जब अपन करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं। तो टेम्परेचर से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे एक ही होल बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो नीचे 5 ही होल बनेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन है और होल का कंसंट्रेशन पी है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो अगर हमने एन टाइप की इम्प्योरिटी मिला देंगे तो एन जो है वो पी से ज्यादा हो जाएगा, अगर पी टाइप की इम्प्योरिटी मिला देंगे तो एन जो है वो पी से कम हो जाएगा, और दोनों बराबर नहीं रहेंगे। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन और पी हमेशा बराबर रहेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें एनआई को और पीआई को इक्वेट करना पड़ेगा। सो ये इक्वल जो है वो कितना कितना आएगा, सो जो आपके पास इनका प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, ये आपके पास 43 से मिल जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 43 को देखो, 43 में एन और पी आपके पास ये आ रहा है, करेक्ट, 43 में एन और पी आ रहा है। अब हम इसमें एन और पी को इक्वल कर दो, तो या तो इसको एन स्क्वायर ले लो या इसको क्या करना है, पी स्क्वायर कर दो। तो सपोज इसको एन स्क्वायर कर देते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इंट्रिंसिक की बात हो रही है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी यहाँ टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर हाफ कर दो, उसकी पावर, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ होती 2 हो जाएगा, यहाँ 3 लगा हुआ है 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, यहाँ Eg/2kT आ जाएगा, मतलब रूट ले लिया, अंडर रूट ले लेना है इक्वेशन 43 का। सो ये अंडर रूट लेके 2kT हो जाएगा, यहाँ पावर 3/4 आ गई, यहाँ पावर 3/2 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यही एनआई की वैल्यू होगी। और यही यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर जो 39 है, सॉरी 39 था या 49 था, उसका अंडर रूट लिया है, करेक्ट, तो दोनों हमें बराबर मिल गई। ये इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन है, ये जो 45 में है ये इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन है। आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, वी सेट 39 इक्वल टू 42, क्यों, टू ऑब्टेन द फर्मी लेवल एज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। 39 को 42 के इक्वल करेंगे, तो 42 में देखते हैं क्या मिला था हमें, 42 में हमें नंबर ऑफ होल मिले थे, ये देख लीजिए 42 में, और 39 में, 39 में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मिली है, और इंट्रिंसिक के लिए एन इक्वल टू पी होगा, तो 39 को 42 के इक्वल करो, ठीक है, 39 से 42 को इक्वल करो, और वो अब आप खुद कर लेना क्योंकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। दोनों को इक्वेट करोगे तो सारे टर्म कांस्टेंट आ जाएंगे, बस ये टर्म बचेंगे हमारे पास एक दूसरे के इक्वल। यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, वो मैं निकालना बता देती हूँ। सो यहाँ से ये वाली इक्वेशन में लेके चलती हूँ ना, एक्सपोनेंशियल 2 म्यू अपॉन केबीटी, एक्सपोनेंशियल 2 म्यू अपॉन केटी इज इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन केटी इज इक्वल्स टू एम एच अपॉन एम ई 3/2, एम एच अपॉन एम ई 3/2 एक्सपोनेंशियल ई जी अपॉन 2 के टी है क्या, के टी है, ओनली के टी है ना,
इक्वल करने से। इससे मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, म्यू की निकालनी है। इलेक्ट्रॉन गैस में हमने बीएससी में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपने देखा था कि जो म्यू होता है वो फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो म्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा यहाँ पे 2 म्यू अपॉन के टी, दोनों साइड में लॉग लेना है। सो लॉग लेने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 ln mh/me आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल पे लॉग लगेगा तो कितना आ जाएगा, Eg/kt आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से म्यू निकालना है, सो म्यू कितना हो जाएगा, kt/2, दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3kt/2 ln mh/me, और यही हमारे पास में kt ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस Eg/2 आ रहा है, kt से kt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मुझे मिला है म्यू की वैल्यू, लेट्स सी सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सो 1/2 Eg, और ये आ रहा है म्यू की वैल्यू, करेक्ट, ये हमारे पास आ गया। तो ये फर्मी लेवल कहाँ पे है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की पोजीशन आ गई वैलेंस बैंड में। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल का इफेक्टिव मास सेम हो जाता है, सो यहाँ पे log 1 आ जाएगा, और log 1 कितना होता है, 0। सो म्यू कहाँ पे हो जाएगा, उस कंडीशन में म्यू जो है, फर्मी लेवल जो है वो बिल्कुल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के मिड में लाई करेगा, मिडिल ऑफ द। तो ये अपन को प्रूव करना है, एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट फर्मी लेवल लाइज इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन गैप। तो ये सारा डेरिवेशन करके आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, म्यू इज इक्वल टू 1/3। ये था इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का टॉपिक, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये डायग्राम समझाने के लिए थोड़ा सा हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास में देखो, this is energy scale for statistical calculation. The Fermi distribution function is known on the same scale for a temperature kT is very less than Eg. Mu is taken to lie within the band gap, और एप्सिलॉन इक्वल टू म्यू एंड देन एफ इक्वल टू 1/2। सो ये कंडक्शन बैंड है, ईसी हमारे पास है, फर्मी लेवल बीच में है, और ईवी है। ये हमने देखा था जब सब कुछ बराबर होता है तो, और अगर सब कुछ बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने बीएससी में एक टर्म बताया था आपको, जब हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, तो उस कंडीशन में t इक्वल टू 0 पे हमारे पास इस तरह से आता था, लेकिन जब f की वैल्यू 1/2 होती थी तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता था, इस तरह से। सो यहाँ पर भी वही ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बीएससी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ये कर्व का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये कर्व बनाना जरूरी नहीं है, बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, ये यहाँ पे मिडिल में लाई कर रहा है।